जय हिंद बच्चों। टारगेट सोशल साइंस के आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन हमारा अर्थशास्त्र का है। आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सभी अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के जो VVI क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको एक नज़र देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बिहार, पंजाब, गोवा और हरियाणा, तो इसका सही जवाब होगा गोवा, क्योंकि इन राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आयकर को। आयकर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत की आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो भारत की आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस पुस्तक को लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के जिलों में पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी। तो रैगनर नकर्स जो था उसी ने गरीबी के कुचक्र की धारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो बच्चों, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो हमारे यानी मनुष्य के रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो इसका सही जवाब होगा 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी गरीबी रेखा निर्धारण के लिए निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आय और उपभोग में अंतर क्या कहलाता है। तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, यानी कि सेविंग्स। आय और उपभोग में जो अंतर होता है बच्चों वो कहलाता है बचत, यानी कि सेविंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। तो मूल्यह्रास का मूल्य जो है वो NNP में शामिल होता है। NNP का अर्थ होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसे हम NNP कह के भी पुकारते हैं। तो मूल्य का ह्रास जो है वो NNP में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी के सब पूंजीगत वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो एक वर्ष में किसी देश की सीमा रेखा के अंदर जो कुल अर्जित आय होती है उसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले 1868 यानी 1868 में लगाया गया था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। तो भूमि का परिश्रमिक लगान कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था उसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग चैप्टर 3। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर 3 है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी बच्चों 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री के द्वारा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा जो है वो क्रोना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो साख मुद्रा जो है उसका उदाहरण है बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साख का आधार क्या है? तो जो साख का आधार विश्वास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी नोट, तो सही जवाब होगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, निम्न में से किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो मुद्रा का कार्य मुद्रा करती है, ये कथन कहा था हार्टले विदर्स ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचत क्या है? बचत दरअसल जो है वो आय तथा उपभोग का अंतर होता है। आय और उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन है चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष या प्रतिज्ञा पत्र, तो अधिविकर्ष जो है वो साख पत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा कि समवर्ती सूची, संघ सूची। मुद्रा, बैंकिंग और संचार के मामलों को संघ सूची में रखा गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पर निर्णय लेना और कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। तो मुद्रा और बैंकिंग और संचार जैसे मामले वो संघ सूची में रखे गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी निर्माण बचत और निवेश के द्वारा होता है। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ बचत है। ऑप्शन है हमारा कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कि पूंजी निर्माण जो है वो बचत एवं निवेश से होता है। तो चूंकि ऑप्शन में सिर्फ बचत है तो सही जवाब क्या होगा हमारा बचत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में संपत्ति की तरलता कम है? निम्न में से किस संपत्ति की तरलता कम है? तो संपत्ति की तरलता जो कम मानी जाती है वो अचल संपत्ति में मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये अंतिम क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य असल में मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है, यानी इसके द्वारा हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं मुद्रा के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।